नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा के बाद अब सियासत ने उछाल मार दी है। उछाल यानी एक तरह से एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, उसने अब तुक्के मारने शुरू कर दिए। इंडिया गठबंधन जिस तरह से पशुपति पारस को लपकने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उससे उसे बहुत कुछ हासिल तो नहीं होने वाला है, लेकिन इतनी बात साफ हो गई है कि वो एनडीए के सीट फॉर्मूले के घोषणा का इंतजार कर रहा था और अब वो गोटियां बिछाएगा। आपको मालूम है कि एनडीए बिहार के सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त बनाने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार के पलटने के बाद उनकी गिरती हुई साख के बावजूद भाजपा ने यानी बीजेपी नेतृत्व में बड़ी उदारता के साथ उन्हें 16 सीटें दे दी हैं। खुद अपनी परंपरागत सीटें जो 17 थी, जिस पर उसकी जीत बनी थी, अपने हिस्से कर ली है। एक सीट, शिवहर की सीट, अपने खाते से निकालकर उन्हें दी गई है, यानी जदयू को 16 सीटों में अब शिवहर भी शामिल कर दिया गया है। इन सीटों के बंटवारे पर आप लगातार खबरें देख रहे होंगे दूसरे कई माध्यमों से, लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात करूंगा, आपके साथ ये बात अपनी साझा करूंगा कि इंडिया गठबंधन की साख को और उसकी धार को कमजोर करने के लिए बीजेपी नेतृत्व का जो लक्ष्य था उसे हासिल किया है पहले ही। अब उसमें और 4 कदम आगे बढ़कर इन्होंने सीट फॉर्मूले को घोषित कर दिया। इंडिया गठबंधन की कमर तोड़ने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने पहले उसकी हवा निकालने की कोशिश की थी और हवा निकालने के लिए ये जरूरी था कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को कैसे भी हो एनडीए का पार्ट बनाया जाए। और एनडीए में उनके शामिल होने का जब सिलसिला शुरू हुआ, अब उनकी सरकार बिहार में बनी, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सीधे ये कह सकते हैं आप कि अब डबल इंजन की सरकार के साथ एनडीए बिहार में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुका है, ऐलान कर चुका है अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का। और इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह से हवाबाजी में अपने घटक दलों की रसाकसी को ही जूझता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार के शामिल होने के साथ ही 2-3 बड़े अहम जो मुद्दे थे वो हवा हो गए। एक तो उनके सहयोगी दलों के बीच जो सामंजस्य पहले से ही कमजोर पड़ा था वो और तार तार हो गया। नीतीश कुमार के निकलने के साथ इंडिया गठबंधन और उसके घटक दलों के बीच अब रसाकसी ही नजर आ रही है। लगातार उनकी कमर नीतीश कुमार के बाहर आने के साथ, इनके पलट जाने के साथ ही टूट गई और बीजेपी ने एक बड़ा गेम साध करके गेम चेंजर का रोल निभा दिया। अब सीटों को एनडीए में उदारता पूर्वक अपने सहयोगी दलों के बीच बांटकर दूसरी अपनी चाल ऐसी चली है कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को अब आगे के लिए बिसाते बिछाने पर सोचना पड़ेगा। 40 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जातीय गणना कराकर उसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, उसकी हवा भी नीतीश कुमार के पलटने के साथ साथ
धराशायी हो गई, उसकी कमर टूट गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई और उसके साथ इनकी सरकार ने जरूरतमंदों को आरक्षण भी मुहैया करा दिया। अब जातीय गणना का मुद्दा जो राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन सकता था वो तार तार हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो अगड़े पिछड़े की लामबंदी इस बहाने से किए जाने की कोशिश थी, उन कोशिशों को भी बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी को बिल्कुल इस रूप में खड़ा करने की विपक्ष की कवायद थी कि वो पिछड़ा विरोधी है और दलित महादलित विरोधी उसकी छवि बनाने की कोशिश की जाने थी। लेकिन वो नीतीश कुमार के पलटने और बीजेपी के साथ सीटों के सामंजस्यपूर्ण फॉर्मूले के बाद वो धराशायी हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी कहकर विपक्ष उन पर हमला करने से बाज आएगा, क्योंकि पासा पलटता हुआ अब सीधे नजर आने लगा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि चिराग पासवान को महत्व देकर और चिराग पासवान को एकमात्र उनके चाचा पशुपति पारस को अलग करके और उनके साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी ने तय किया, उसके बाद अब ये भी सामने आ चुका है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में काफी हद तक सामंजस्य आगे चुनाव के दौरान दिखेगा। पशुपति पारस अब एक झटके में बाहर कर दिए गए एनडीए से। उनका महत्व बीजेपी ने अपने कई माध्यमों से आंक लिया था पहले कि उनके साथ जनाधार नहीं है। रामविलास पासवान की विरासत वास्तविक रूप से उनके पुत्र चिराग पासवान के साथ है, इसलिए उन्हें हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी गई और पशुपति को किनारे लगा दिया गया। पशुपति पारस अब बेशक इस्तीफा दे दें, महागठबंधन में शामिल हो जाएं, हाजीपुर से चुनाव लड़ लें, अपने 2-4 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार लें, लेकिन ये तय मानिए कि चुनाव में उन्हें सिगुफा ही हाथ लगने वाला है। उन्हें उस तरह से जो वो उनकी महत्वाकांक्षा है और जिस तरह से वो सपने देख रहे हैं जनता की ओर से, उसे सिंचित नहीं किया जा सकता और नतीजे ये साफ बता देंगे कि उनको बस हार ही हासिल होने वाली है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने न सिर्फ चिराग पासवान को साधा है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 में 100% जीत का रिकॉर्ड कायम करके हैट्रिक बना चुके थे, वो कालांतर में अपने प्रवाह में अलग अलग होते चले गए, जदयू में गए, फिर अपनी पार्टी को विकसित किया और अब वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। वो भी चाहते थे कि उन्हें 3 सीटें मिले, लेकिन उनके लिए सिर्फ 1 सीट देकर उन्हें संतुष्ट किया गया है। उसी तरह से हम सेकुलर नेता जीतन राम मांझी को गया की 1 सीट दी गई है। वो भी बहुत दाएं बाएं कर चुके थे। 2019 में वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल कर देख चुके हैं कि जनता उन्हें कितना सहेजना चाहती है और किस निष्कर्ष पर पहुंचाती है, इसलिए उन्होंने एनडीए का दामन थामा। अब नीतीश सरकार में वो मंत्री भी उनके दल के हैं, उन्हें 1 सीट भी दी गई है। बीजेपी ने इस तरह से 40 सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। मुकेश साहनी जो वीआईपी नेता लगातार दबाव बनाए हुए थे कि उनके लिए
3 सीटें दी जाए, उन्हें भी बीजेपी गठबंधन ने किनारे लगा दिया है। अब सबसे आगे बढ़कर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को जिस तरह से एनडीए बिहार ने, बीजेपी ने घोषित कर दिया है, अब चुनावी चक्रव्यूह की रचना हो गई है। बस अब महागठबंधन और इंडिया गठबंधन चाहेगा कि उसके उम्मीदवारों के खिलाफ तगड़ा समीकरण तैयार किया जाए, लेकिन तगड़ा समीकरण तैयार करने में उसे पसीने छूट जाने वाले हैं, क्योंकि बिहार में मोदी और नीतीश का जब डंका बजना शुरू होगा, जब मोदी की गारंटी की हवा निकलेगी, तो तय मानिए कि बिहार से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की भी हवा निकल जानी है। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जब उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, योद्धा मैदान में उतर जाएंगे, तब सारी चीजें अपने आप स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आपसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। फिर किसी और चुनावी विषय पर कल आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।